Hello and good morning students. Welcome to our online session. So students, this is the third part of the chapter 3, that is drainage. So students, let's recall the first what we read in the last part of the video, that is second part. We read about the Himalayan rivers in which we discussed about the first river system, that is the Indus river system. Afterwards, we started the second river system, that is Ganga river system. So students, today we will start the reading portion from page number 20. So let's begin the chapter with its continuation. So students, yesterday we begin गंगा रिवर सिस्टम. तो कल हमने गंगा रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था जिसका फर्स्ट पैराग्राफ जो हम लोगों ने रीड किया था. तो आई जस्ट रिकॉल, जो गंगा रिवर सिस्टम है तो उसकी जो मुख्य धारा है जो कि हिमालय से जनरेट होती है वो है भागीरथी और अलकनंदा. भागीरथी जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर से जनरेट होती है और अलकनंदा से जाकर मिलती है देवप्रयाग में उत्तराखंड में, और हरिद्वार में ये माउंटेन से निकलकर ये प्लेन रीजन में आती है. सो कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. द गंगा इज जॉइंड बाय many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, Gagra, the Gandak and the Kosi. तो जो गंगा है वो कई सारी ट्रिब्यूटरीज से ज्वाइन होती है जो कि हिमालय से जनरेट होती हैं. उनमें से जो कुछ है सबसे मेजर रिवर्स हैं जैसे यमुना, गागरा, गंडक एंड कोसी. ये सारी जो रिवर्स हैं ये हिमालय से निकलती हैं और गंगा में आकर मिलती हैं. द रिवर्स यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास. तो जो रिवर यमुना है वो हिमालय में यमुनोत्री ग्लेशियर से राइज होती है, मतलब वहां से निकलती है. इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट्स द गंगा एट इलाहाबाद. ठीक है, तो ये जो है जो रिवर है यमुना रिवर जो है ये गंगा रिवर के पैरेलल फ्लो करती है और इलाहाबाद में गंगा रिवर में आकर मिल जाती है. द गागरा, गंडक एंड द कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय. तो जो गागरा, गंडक और जो कोसी रिवर है ये नेपाल हिमालय में राइज होती हैं. दे आर द रिवर्स विच फ्लड parts of the northern plains every year, causing widespread damage to the life and property, whereas they enrich the soil for agriculture use. तो ये एक तरीके से काफी फ्लड जनरेट करती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स में काफी फ्लड लाती हैं. और अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में कोसी की वजह से काफी फ्लड आता है और इसकी वजह से बहुत ज्यादा डैमेज होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, लाइफ वगैरह डैमेज होती है, तो काफी इसकी वजह से नुकसान होता है. लेकिन इसका कुछ फायदा भी होता है, जबकि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ नदियां ऐसी होती हैं जो कि फ्लड प्लेन्स में, जो फ्लड प्लेन का रीजन होता है, मतलब नदियां ये क्या करती हैं, जो फ्लड प्लेन का जो रीजन होता है वह बाढ़ तो लाती है, इसकी वजह से सॉइल है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी जो है वो बढ़ जाती है. मतलब इन जो सॉइल होती है उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो बहुत बढ़ जाती है, मतलब वो एनरिच हो जाती है, एग्रीकल्चर यूज के लिए बहुत अच्छी होती है. मतलब ये एक तरीके से बाढ़ तो लेकर आती है, इससे काफी ज्यादा प्रॉपर्टी लाइफ को काफी डैमेज होता है, लेकिन एक अच्छा काम क्या होता है कि इससे जो एग्रीकल्चर यूज है उसकी जो सॉइल होती है वो काफी एनरिच रहती है, काफी अच्छी रहती है यूज करने के लिए. The main tributaries which come from peninsular uplands are the Chambal, Betwa and the Son. तो अभी तक हमने गंगा की ट्रिब्यूटरीज के बारे में देखा जो कि हिमालय में जनरेट होती है, लेकिन वैसे ही ट्रिब्यूटरीज गंगा की हैं जो पेनिनसुलर रीजन्स में जनरेट होती हैं, पेनिनसुलर अपलैंड्स में जनरेट होती है और आकर गंगा में मिलती हैं, जैसे चंबल, बेतवा एंड सोन. ठीक है, तो ये जो है पेनिनसुलर अपलैंड्स में जनरेट होती है और आकर गंगा में मिलती हैं. These rises from semi arid areas. और ये कहाँ राइज होती हैं, सेमी एरिड एरियाज में राइज होती हैं. I have shorter course, इनका जो कोर्स है वो शॉर्ट रहता है, and do not carry much water in them. और ये ज्यादा पानी को कैरी नहीं करती हैं क्योंकि इनमें पानी नहीं रहता, क्योंकि ये पेनिनसुलर रीजन में जनरेट होती है, इसलिए इनमें पानी नहीं रहता क्योंकि ये रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती हैं. ठीक है, लेकिन हिमालय रीजन में ऐसा नहीं था. फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन द गंगा. तो फाइंड कीजिए कि कहां और किस तरीके से ये अल्टीमेटली गंगा को ज्वाइन करती हैं. सो स्टूडेंट्स, द नमामि गंगे प्रोग्राम is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objectives of effective abatement of pollution, conservation, rejuvenation of national river Ganga.
तो नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन प्रोग्राम है, एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जो यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा जून 2014 में, मींस नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के द्वारा जून 2014 में स्टार्ट किया गया था। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे? 2 ऑब्जेक्टिव्स थे इसके, कि जो पोल्यूशन है उसको कम करना, ठीक है, और कंजर्वेशन करना रिवर्स को, और इसके अलावा उनको नया आयाम जो है वो प्रदान करना, ठीक है, पॉल्यूशन वगैरह को कम करना। तो नमामि गंगे प्रोजेक्ट जो है सरकार के द्वारा स्टार्ट किया गया सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो आप चाहें तो इसकी डीप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal। तो जो गंगा नदी बहती है, गंगा नदी जो बहती है उसके लेफ्ट तरफ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं और उसके राइट तरफ की जो ट्रिब्यूटरीज हैं उनके द्वारा जो पानी लाया जाता है उससे परिपूर्ण होकर जो गंगा नदी है वो ईस्टवर्ड फ्लो करती है फरक्का तक, वेस्ट बंगाल में। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। तो ये गंगा डेल्टा का कौन सा पॉइंट है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। गंगा डेल्टा का क्या है? नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। द रिवर बाइफर्केट्स हियर द Bhagirathi Hooghly, a distributary flows towards through the deltaic plains to the Bay of Bengal. The mainstream flows southwards into Bangladesh and is joined by the Brahmaputra। ओके, और यहाँ पर जो नदी है वो 2 हिस्सों में बढ़ जाती है, और यहाँ से एक नदी भागीरथी हुगली जो कि इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी है गंगा की, जो साउथवर्ड फ्लो करना शुरू कर देती है और जाकर डेल्टाइक प्लेन्स जो है वहां से फ्लो होते हुए बे ऑफ बंगाल में जाकर मिल जाती है, ठीक है। और इसके साथ ही इसकी जो मेन स्ट्रीम नदी है, यानी नदी का एक बड़ा हिस्सा जो साउथवर्ड्स फ्लो करता है और बांग्लादेश में जाता है और वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के साथ ज्वाइन कर जाता है। फर्दर डाउन स्ट्रीम्स इट इज नोन एज द मेघना, दिस माइटी रिवर विच वाटर from the Ganga and Brahmaputra flows into the Bay of Bengal. The delta formed by these rivers is known as the Sundarban Delta। ओके, और इसके साथ आगे जाकर यानी ब्रह्मपुत्र में ज्वाइन करने के बाद जो नदी क्रिएट होती है, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र जब ज्वाइन हो जाते हैं तो उसके बाद इस नदी का नाम हो जाता है मेघना। मेघना के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके साथ ही ये जो नदी है ये फिर आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है और यहाँ वहां पर एक डेल्टा का निर्माण करती है जिसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ठीक है। ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है नदी द्वारा फॉर्म किया हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर दिया हुआ है ये, इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। इट इज ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है और यहाँ पर रॉयल बंगाल टाइगर भी देखने को मिल जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। तो अगर गंगा रिवर की लेंथ देखें तो वो कितनी है? 2500 किलोमीटर है। लुक एट फिगर 3.4। ओके, सो लुक एट 3.4। कैन यू आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। तो क्या आप गंगा रिवर सिस्टम के गंगा रिवर सिस्टम के ड्रेनेज पैटर्न को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अंबाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंडस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। तो देखा जाए तो जो अंबाला है वो वाटर डिवाइड पर लोकेटेड है जो कि इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है, ठीक है। किसको? इंडस और गंगा रिवर सिस्टम को क्या करता है? डिवाइड करता है। द प्लेन्स फ्रॉम अंबाला टू सुंदरबन स्ट्रेच ओवर नियरली 1800 किलोमीटर। तो जो प्लेन्स हैं अंबाला से सुंदरबन तक, ठीक है, वो कितने हैं? कितनी उनकी लंबाई है? 1800 किलोमीटर है। बट द फॉल इन इट स्लोप इज हार्डली 300 मीटर, ठीक है। यानी जो फॉल है स्लोप का वो कितना है? 300 मीटर से, मतलब जो ऊंचाई है प्लेन्स की वो कितनी है? 300 मीटर से। इन अदर वर्ड्स देयर इज अ फॉल ऑफ जस्ट 1 मीटर फॉर एवरी 6 किलोमीटर, देयरफॉर द रिवर डेवलप्स लार्ज मीएंडर्स। यानी कि जो ढलान है अंबाला से लेकर सुंदरबन तक वो सिर्फ आपको 300 मीटर है, और अगर बात करें तो हर 6 किलोमीटर पर जो ढलान है वो सिर्फ आपको 1 मीटर का ढलान है। तो इस वजह से जो रिवर है वो बहुत ही लार्ज मीएंडर्स क्रिएट करता है। नाउ स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस अबाउट द ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। तो अब हम थर्ड वाला रिवर पढ़ेंगे, दैट इज ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। द ब्रह्मपुत्र राइजेस इन तिब्बत ईस्ट ऑफ मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ द इंडस एंड द सतलुज। तो जो ब्रह्मपुत्र है वो तिब्बत में राइज होती है जो मानसरोवर लेक के ईस्ट में है, ठीक है।
जो मानसरोवर लेक के ईस्ट में, और इसका सोर्स है वो है इंडस और सतलुज रिवर के काफी क्लोज है, काफी नजदीक है। इट इज स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड द मोस्ट ऑफ इट्स कोर्स लाइज आउटसाइड इंडिया। ठीक है, और ठीक है, और वो इंडस से कुछ ज्यादा है, और इसका जो ज्यादातर कोर्स है, यानी ये ज्यादातर नदी है, इसकी लंबाई का एक ज्यादातर हिस्सा इंडिया के बाहर है। ठीक है, इंडिया के क्या है, बाहर है। इट फ्लोस ईस्टवर्ड्स पैरेलल टू द हिमालयास। On reaching the Namcha Barwa 7757 meter, it takes U-turn and enters India in Arunachal Pradesh through a gorge. Here it is called the Dihang, and it is joined by Dibang, the Lohit and many other tributaries to form the Brahmaputra in Assam. और ये जो नदी है ये ईस्टवर्ड फ्लो करती है हिमालय के पैरेलल में, जहां पर जब जो नामचा बारवा 7757 मीटर नामचा बारवा पहुंचती है, वहां पर ये इंडिया में यू टर्न लेकर इंडिया में एंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में एक जॉर्ज के जरिए, और यहाँ पर इसे कहा जाता है दिहांग, और इसे बाद में ज्वाइन करती है दिबांग, लोहित और कई इसके साथ बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज, और फिर जाकर ये ब्रह्मपुत्र कहलाती है असम में। ठीक है, ब्रह्मपुत्र इज नोन एज द सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश। तो ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। नाउ इन तिब्बत the river carries a small volume of water and less silt as it is cold and a dry area। तो तिब्बत में जो रिवर है, जो ब्रह्मपुत्र रिवर है, वो स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर और लेस सिल्ट जो है कैरी करती है, क्योंकि वहां का जो एरिया होता है वो कैसा रहता है, कोल्ड एंड ड्राई एरिया रहता है। इन इंडिया इट पासेस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई rainfall. Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt. The Brahmaputra has a braided channel in its entire length in Assam and forms many riverine islands। और इंडिया में जो प्रवेश करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, जब इंडिया में प्रवेश करती है तो ये ऐसे रीजन से पास करती है जो कि काफी हाई रेनफॉल रीजन है। इसकी वजह से इन नदी के पास काफी लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाता है और काफी लार्ज वॉल्यूम ऑफ सिल्ट भी आ जाते हैं। और उसके बाद जो ब्रह्मपुत्र रिवर है उसका एक तरीके से काफी ब्रेडेड चैनल है, यानी कि असम में काफी चौड़ी होकर बहती है, और वो इस वजह से काफी ज्यादा संख्या में रिवराइन आइलैंड्स को फॉर्म करती है। ठीक है, डू यू रिमेम्बर द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स फॉर्म्ड बाय द ब्रह्मपुत्र? क्या आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड्स जो ब्रह्मपुत्र रिवर के द्वारा फॉर्म किया जाता है? डू यू नो द रिवराइन आइलैंड्स ऑफ द ब्रह्मपुत्र रिवर? Every year during the rainy season, the river overflows its bank, causing widespread devastation due to flood in Assam and Bangladesh। तो हर साल रेनी सीजन में जो रिवर्स हैं वो अपने किनारों से ऊपर उठकर बहने लगती हैं, और इसकी वजह से काफी ज्यादा जो है वो डेवास्टेशन होता है असम में फ्लड की वजह से और बांग्लादेश में। Unlike other North Indian rivers, the Brahmaputra is marked by huge deposits of silt on its bed, causing the riverbed to rise. The river also shifts its channel frequently। दूसरी ओर अगर नॉर्थ इंडियन रिवर्स की बात करें तो जो ब्रह्मपुत्र है उसके कंपैरिजन में ब्रह्मपुत्र के बेड में, यानी उसके बेस में बहुत ज्यादा संख्या में सिल्ट जमा है, बहुत ज्यादा संख्या में सिल्ट डिपॉजिट है, और इसकी वजह से जो रिवर बेड है वो काफी ज्यादा राइज हो जाता है, यानी उसका बेस जो है वो काफी ज्यादा राइज हो जाता है, और इसकी वजह से जो रिवर है वो अपने चैनल्स को काफी फ्रिक्वेंटली चेंज करता है, यानी वो अपना रास्ता ही चेंज कर लेता है।